नमस्कार आप सभी का इस नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो जो नया सिस्टम का फॉर्मेशन होने वाला था वो फॉर्मेशन कर चुका है और अभी उसका लेटेस्ट ट्रैक और इंटेंसिटी पूरी तरह से 90% तक साफ हो चुका है। तो मैं आपको पूरी तरह से इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। सो अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो आपको पूरा वीडियो आखिर तक देखना होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। आपका एक एक लाइक और एक एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन और एनर्जी मिलता है नए नए वीडियोस लगातार बेसिस पे लाने के लिए। तो सबसे पहले हम सैटेलाइट इमेज के हिसाब से नज़र डालेंगे कि अभी का वेदर कंडीशन कहाँ पर क्या है। ये अभी का सैटेलाइट आज का सैटेलाइट मैप है 12 नवंबर का। अगर हम पहले भारत से शुरुआत करेंगे तो अभी भारत के अधिकतर राज्यों में बस दक्षिणी भारत को छोड़कर बाकी समय मौसम पूरी तरह से साफ़ है, क्लियर वेदर है। कहीं पर भी कोई बादल बारिश की एक्टिविटी नहीं है, बस दक्षिणी भारत को छोड़कर। और अरेबियन सी पे यहाँ पर कमज़ोर जो वीक क्लाउड्स देखा जा सकता है, जो कि कोई सक्रिय सिस्टम अरब सागर पे अभी एक्टिव नहीं है। बट बंगाल की खाड़ी में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सिस्टम बहुत ही जल्द अगले 24 घंटे में ही फॉर्मेशन कर जाएगा। अभी थाईलैंड के आसपास एक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन कर चुका है और ये सिस्टम लगातार पश्चिम दिशा में आगे जाके बहुत ही जल्द अंडमान सागर पे अगले 24 घंटे में एंटर करेगा और वहाँ पर लो प्रेशर का रूप भी अगले 24 घंटे में ही फॉर्मेशन हो जाएगा अंडमान सागर पे। और अभी जो सर्कुलेशन थाईलैंड के आसपास में है उसकी वजह से अंडमान निकोबार आइलैंड के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश अगले 24 से लेकर 72 घंटे के अंदर देखने को मिलेगी और कई हिस्सों में अत्यंत भारी बारिश भी आपको देखने को मिल सकती है अंडमान निकोबार आइलैंड के हिस्सों में। ये मैप मैंने डिज़ाइन किया है। ये मैप बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी का वेदर कंडीशन के हिसाब से विंड पैटर्न कहाँ पर कैसा है। अगर हम थाईलैंड के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सर्कुलेशन का फॉर्मेशन हुआ है। इसकी वजह से विंड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा दिखाई दे रही है और एक सर्कुलेशन कमज़ोर सर्कुलेशन श्रीलंका के आसपास में है और इसकी वजह से दोनों के बीच में एक ट्रॉप लाइन को भी देखा जा सकता है। थाईलैंड के आसपास जो सर्कुलेशन है ये आने वाले टाइम पे ये सिस्टम का ट्रैक और इंटेंसिटी क्या हो सकता है उसके ऊपर मैंने यहाँ पर ये फोरकास्ट दिया है। ये मैक्सिमम मॉडल्स को देखने के बाद ये कंक्लूजन निकाला गया है कि सिस्टम का ट्रैक इस तरफ ही रह सकता है और इंटेंसिटी भी कुछ ऐसा ही रह सकता है। इस मैप को देखेंगे तो ये अभी यहाँ पर थाईलैंड के आसपास है और ये कल के आसपास अंडमान सागर पे एंटर करेगा और जब एंटर कर जाएगा तो ये लो प्रेशर का फॉर्मेशन कर जाएगा कल के आसपास ही अंडमान सागर में। इसके बाद ये लगातार पश्चिम दिशा में ऐसे मूवमेंट करके डिप्रेशन का फॉर्मेशन करा सकता है 14 नवंबर पे और ये सेंट्रल अरेबियन से सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के आसपास जब पहुंचेगा तो ये और भी इंटेंसिफाई करेगा और 15 नवंबर के आसपास में ये डीप डिप्रेशन देकर साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी हासिल कर सकता है। यहाँ पर ट्रैक यहाँ तक साफ है कि ऐसे पश्चिम दिशा में आगे जाएगा, उसके बाद ऐसे फॉलो करके जब उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों के आसपास जाएगा तो ये एक डीप डिप्रेशन से लेकर साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी 15 नवंबर तक हासिल कर सकता है। बट इसके बाद इसका ट्रैक क्या होगा उस पर चलिए नज़र डालते हैं। ये जो मैप है ये ECMWF का एनसेम्बल का मैप है। इसमें अगर हम देखेंगे तो ये दो ट्रैक्स को यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। पहला ट्रैक ये है कि जब ये सिस्टम ऐसे पश्चिम दिशा में आगे जाके उत्तर पश्चिम दिशा में उसके बाद आगे जाएगा, उसके बाद रिकर्व करके उड़ीसा के आसपास आ सकता है। ये पहला ट्रैक है, इसका संभावना 50% के आसपास में है। ये उड़ीसा के आसपास उत्तरी उड़ीसा के आसपास कहीं पर भी हिट कर सकता है अब ये ट्रैक के हिसाब से। और दूसरा वाला ट्रैक ये बोलता है कि ये थोड़ा सा रिकर्व करके बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के आसपास में भी लैंडफॉल या हिट कर सकता है। ये दोनों का ट्रैक का चांसेस 50% के आसपास में है। बट एक्चुअली दोनों में से कौन सा ट्रैक ये फॉलो करेगा सिस्टम, इसके लिए अभी हमें और 48 घंटे तक वेट करना होगा। उसके बाद एक्चुअली दोनों में से कौन सा ट्रैक सही होगा उस पर क्लियरिटी आएगा। तो अगर हम रेनफॉल के बारे में बात करें तो सिस्टम की वजह से कहाँ पर कितनी बारिश होगी और कहाँ पर रेनफॉल की संभावना इस सिस्टम की वजह से है, ये मैप उसी को इंडिकेट कर रहा है। इसमें अगर हम देखेंगे तो ये सिस्टम यहाँ पर सर्कुलेशन के रूप में अभी यहाँ पर है और ये जब ऐसे ट्रैक फॉलो करके जब आएगा तो इसकी वजह से अगर हम देखेंगे तो उत्तरी आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा के हिस्सों में और वेस्ट बंगाल के साथ बांग्लादेश और उत्तर पूर्वी भारत के भी हिस्सों में बारिश की गतिविधियाँ हो सकती है। और ये जो मैप है 12 नवंबर से लेकर मतलब आज से लेकर 19 नवंबर तक का ये फोरकास्ट का मैप है। इसमें उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश
इन हिस्सों में ज़्यादा बारिश होगी। उड़ीसा के तटीय हिस्सों में सबसे भारी से बहुत भारी बारिश की कंडीशन अभी के हिसाब से देखने को मिल सकती है, अभी का फोरकास्ट के हिसाब से। और उत्तरी आंध्र प्रदेश के हिस्सों में भी भारी बारिश आपको देखने को मिलेगी, और वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी भारी बारिश आपको देखने को मिल सकती है। बट ये सबसे ज़्यादा बारिश उस एरिया में होगी जहाँ पर ये सिस्टम क्रॉस करेगा। बट एक्चुअली सिस्टम उड़ीसा में क्रॉस करेगा या बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल में जाके क्रॉस करेगा, अभी इसके बारे में क्लैरिटी नहीं आया है। बट ये दोनों ट्रैक जो मैंने अभी दिखाया था, ये दोनों ट्रैक में से कुछ भी ये फॉलो कर सकता है। सो अगर ये सिस्टम की वजह से जो बारिश होगी वो 15 नवंबर के रात से ही इन सभी हिस्सों में स्टार्ट होगा, जो कि 20 नवंबर तक लगातार ये बारिश कंटिन्यू कर सकता है। सो ये जो मैप है, ये ECMWF का एनसेम्बल मेंबर्स का ट्रैक है। सो इसमें अगर हम देखेंगे तो ट्रैक पूरी तरह से साफ है। या तो ये सिस्टम उड़ीसा के आसपास क्रॉस करेगा, या तो रिकर्व करके उड़ीसा के क्लोज आने के बाद रिकर्व करके बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल की ओर भी जा सकता है। अभी ये ट्रैक पूरी तरह से साफ है कि दोनों में से कोई भी ट्रैक ये फॉलो कर सकता है। बट एक्चुअली दोनों में से कौन सा ट्रैक ये फॉलो करेगा, अभी उसके बारे में क्लैरिटी नहीं आया है। सो ये सर्कुलेशन का जो भी फॉर्मेशन वो आज यहाँ पर थाईलैंड के आसपास है, इसके बाद ये अंडमान सागर पे कल के आसपास आएगा। उसके बाद ये ऐसे ट्रैक फॉलो करके उड़ीसा के आसपास आने के बाद ये इसका रिकर्वेचर कितना होगा, क्या वो थोड़ा सा रिकर्व करेगा या थोड़ा सा कम रिकर्व करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा सिस्टम का ट्रैक क्या होगा। और इंटेंसिटी अभी के हिसाब से साइक्लोनिक स्टॉर्म का संभावना ज़्यादा है। सो उसके हिसाब से विंड स्पीड एक्चुअली लैंडफॉल के हिसाब से उसका इंटेंसिटी क्या होगा उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो अभी उसके बारे में प्रेडिक्शन नहीं लगाया गया है। सो यहाँ पर मैंने आपको कई चीज़ों के बारे में जानकारी दिया कि सिस्टम का इंटेंसिटी ट्रैक क्या हो सकता है, कहाँ पर बारिश हो सकती है, ट्रैक क्या हो सकता है। सो अभी चलिए देखते हैं कि GFS और ECMWF मॉडल का जो मेन मॉडल वो क्या इंडिकेट कर रहा है। सो GFS मॉडल को अगर हम देखेंगे तो ये ट्रैक लगातार वही इंडिकेट कर रहा है कि ये अंडमान सागर पे आने के बाद इंटेंसिफाई करेगा और साइक्लोन का इंटेंसिटी हासिल करेगा 15 नवंबर के आसपास। उसके बाद ये रिकर्व करके बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल के आसपास जाके लैंडफॉल कर सकता है। और ये GFS के हिसाब से ये एक सीवियर साइक्लोन का इंटेंसिटी तक मैक्सिमम जा सकता है। और ये सिस्टम 17 नवंबर के आसपास क्रॉस करेगा बांग्लादेश के आसपास में। इसकी वजह से पूरे बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, उत्तर पूर्वी भारत के बहुत हिस्सों में ज़बरदस्त बारिश की गतिविधियाँ हो सकती है 16 नवंबर से लेकर पूरे 20 नवंबर के बीच में। और GFS मॉडल के हिसाब से इसके बाद एक और सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा 18 से 19 नवंबर के आसपास। और ये सिस्टम भी साइक्लोन का इंटेंसिटी तक भी जा सकता है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि लगातार GFS मॉडल दो सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहा है। बट अभी दूसरे सिस्टम के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में अभी काफ़ी टाइम है। तो पहला सिस्टम के बारे में ही ज़्यादा बात करेंगे। तो पहला सिस्टम GFS मॉडल के हिसाब से बांग्लादेश के आसपास क्रॉस करेगा 17 नवंबर के आसपास में, और ये सीवियर साइक्लोन का इंटेंसिटी तक हाईली जा सकता है। वही ECMWF मॉडल को अगर हम देखेंगे तो ECMWF मॉडल लगातार इंडिकेट कर रहा है कि उड़ीसा के आसपास आएगा और एक साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी पकड़ सकता है। तो यहाँ पर देख ही सकते हैं कि लगातार ECMWF मॉडल यही इंडिकेट कर रहा है कि 17 नवंबर से लेकर 18 नवंबर के बीच में उड़ीसा के आसपास आएगा और एक साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी के आसपास में सिस्टम का हाईली इंटेंसिटी ECMWF मॉडल के हिसाब से जा सकता है। बट एक्चुअली दोनों मॉडल में से कौन सा एक्चुअली सही होगा वो अभी क्लियर नहीं है। बट ये दोनों ट्रैक में से कोई भी ट्रैक ये फॉलो कर सकता है। या तो ये उड़ीसा के आसपास आएगा या तो ये रिकर्व करके बांग्लादेश या वेस्ट बंगाल की ओर भी जाएगा। ये दोनों में से कोई भी ट्रैक ये फॉलो कर सकते हैं। इंटेंसिटी अभी के हिसाब से साइक्लोनिक स्टॉर्म या सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी हाईली जा सकता है। बट एक्चुअली फ़र्क ये पड़ेगा कि लैंडफॉल के टाइम ये जहाँ पे क्रॉस करेगा वहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगा, उस पर ही डिपेंड करेगा कि नुकसान, बारिश और विंड स्पीड कहाँ पर कैसा होगा। सो अभी उसके लिए हमें अगले 48 घंटे तक वेट करना है। जब ये सिस्टम अंडमान सागर पे एंटर करेगा और बंगाल की खाड़ी में आसपास आएगा तो उसके बाद ही इसके बारे में ट्रैक और इंटेंसिटी के बारे में एक्चुअली सही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक्चुअली सिस्टम का ट्रैक इंटेंसिटी क्या होगा और ये दोनों ट्रैक में से कौन सा ट्रैक ये फॉलो करेगा और कहाँ पर क्रॉस करेगा और कितने इंटेंसिटी के साथ क्रॉस करेगा, ये अगले 48 घंटे के बाद ही साफ हो पाएगा। सो मैं आपको लगातार इसके बारे में जानकारी दूंगा आने वाले वीडियोज़ में। अगला वीडियो इसके ऊपर और भी डिटेल के साथ मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।